दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी मजबूरियां दे देती है कि अपने आप को बचाने के लिए हमें वो कदम उठाना पड़ता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यही हाल होता है हमारी मासूम सीधी सादी समीरा के साथ, जिसे बचपन से ही एक बड़ा राज अपने दिल में दबाकर जीना पड़ता है। और एक दिन परिस्थिति इतनी कठिन हो जाती है कि समीरा को एक लड़के का रूप अपनाना पड़ता है, और वो लड़का भी कोई अनजान नहीं बल्कि उसके अपने सौतेले भाई की पहचान, उसकी आइडेंटिटी। अपने किसी अपने को खोजने के लिए, अपने अतीत के सच्चाई भरे पन्ने खोलने के लिए और दुनिया के सामने एक नई पहचान लेकर खड़े रहने के लिए समीरा शुरू करती है एक भावनाओं से भरी, संघर्षों से गुजरती और अनजाने खतरों से टकराती यात्रा। आखिर क्या होगा जब एक लड़की को पूरी दुनिया के सामने लड़का बनकर जीना पड़े? दोस्तों, इस रहस्य, दर्द, हिम्मत और रिश्तों से भरी स्टोरी को जरूर सुनिएगा। स्वागत है वन क्रूल बिलियनेयर ब्रोकन गर्ल 1 कहानी अब शुरू होती है। चैप्टर 1। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई की चमक धमक से दूर एक ऐसा इलाका जहां कच्चे रास्ते, झुगी झोपड़ियों की लंबी कतारें और जीवन की सादगी एकदम साफ नजर आती थी। यह इलाका गरीबों का था, जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। उसी जगह एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, और उसी झोपड़ी के बाहर बारिश में भीगती हुई एक 14 साल की लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर छिपी खूबसूरती खुद बाहर आने की कोशिश कर रही हो। वो अपनी पतली सी बाहों को अपने सीने के चारों ओर लपेटकर सिहरते हुए किसी का इंतजार कर रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अचानक उसी गली के मुहाने पर एक काली कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से उतरती है एक लगभग 35 साल की औरत। वो लड़की को कुछ देर तक घूरकर देखती है, फिर अपने बगल में खड़े नौकर से पूछती है, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? नौकर तुरंत सिर झुकाकर कहता है, जी मैडम, यही है। इसके बाद नौकर धीरे धीरे उस लड़की के पास बढ़ता है। लड़की घबराकर सिमट जाती है और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी मासूम, डरी हुई नजरें सीधे उस औरत की आंखों से टकराती हैं। औरत एक नकली, हल्की सी डरावनी मुस्कान देती है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो? लड़की चौंक जाती है। आप मेरी मम्मी को जानती हैं? क्या आप मुझे वहाँ ले जाएगी? वो खड़ी हो जाती है, एक कदम पीछे हटती है। बारिश अब और जोर से गिर रही थी। औरत छाते के नीचे खड़ी थी, पूरी तरह सुरक्षित, जबकि वो 14 साल की लड़की भीगती हुई कांप रही थी। औरत फिर मुस्कुराती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ही आई हूँ। लड़की को लगने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो कहती है, रहने दीजिए, मैं यहीं अपनी माँ का इंतजार कर लूंगी। और वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी नौकर तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ ऐसा करता है कि लड़की पल भर में बेहोश होकर गिर पड़ती है। नौकर उसे कंधे पर उठाता है और दोनों तुरंत कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में कार अंधेरे में गायब हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कार के अंदर ड्राइवर वही नौकर था। वो रियर व्यू मिरर में देखते हुए बोला, मैडम, सब इंतजाम कर दिया है, झोपड़ी में आदमियों को बोल दिया है, सारा मामला खत्म कर देंगे। औरत जोर से हंसती है, फिर अपनी गोद में पड़ी बेहोश लड़की को देखती है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक क्रीपी, डरावनी मुस्कान में बदल जाती है। वो कार की खिड़की से बाहर बरसती रात को देखते हुए धीमे सुर में कहती है, आखिर मिल ही गई। चैप्टर 2। एक सुनहरी धूप एक बड़े से पैलेस के भीतर फैल रही थी, जो बहुत ही प्यारा और पूरी तरह रॉयल दिख रहा था। सूरज की किरणें सीधे बिस्तर पर पड़ रही थीं, और वहां एक लड़की सोई हुई थी। उसने वही फटे पुराने कपड़े पहने थे जो वो झोपड़ी से लाई थी। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है, और उसकी नज़र सामने खड़ी उस औरत पर जाती है। वो औरत राजस्थानी अंदाज के कपड़े पहने हुई थी। वो मुस्कुराकर कहती है, मैडम जी, आप उठ गई? मासूम सी वो लड़की, जो अभी भी बिस्तर पर बैठी कांप रही थी, धीरे से कहती है, क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? क्योंकि यह जगह तो बहुत ही सुंदर है। उसकी मीठी बात सुनकर वो मेड भी हल्के से मुस्कुरा देती है, नहीं बेटा,
पहले आप। तभी दरवाज़ा खुलता है। एक लड़का कमरे में दौड़ता हुआ आता है। उम्र लगभग 16 साल। चेहरा उसी लड़की की तरह। वो घबराहट में चिल्लाता है, क्या मेरी बहन आ गई है? मुझे उससे मिलना है, कृपया मुझे उससे मिलाओ। वो सीधा बिस्तर पर चढ़ जाता है और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। मेरी सिस्टर, तुम तो बहुत प्यारी हो और बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी एक बहन हो। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे पास आ गई। तुम इतने दिन कहाँ थी? लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक लड़का हंसते हंसते रुकता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। मेड चीख उठती है, सर, मैडम। फिर सारे नौकर दौड़ते हुए आते हैं और उस लड़के को घेर लेते हैं। कुछ ही पल में उसे उठाकर बाहर ले जाया जाता है। बिस्तर पर बैठी 14 साल की वो लड़की घबरा कर कांप रही थी। क्या वो खून था? उसके मुंह से खून क्यों निकला? वो रोने लगती है, डरी हुई, समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। करीब आधे घंटे बाद वही मेड दोबारा लौटती है। वो लड़की को सिसकते हुए देखती है, जो डर के मारे बिस्तर में सिमटकर बैठी थी। मेड पास आकर धीरे से कहती है, डरिए मत बेटा, कुछ नहीं हुआ। लड़की रोते रोते पूछती है, दीदी, वो मेरा जो भाई था, उसके मुंह से खून क्यों निकला? उसे कुछ होगा तो नहीं? मेड उसे शांत करते हुए कहती है, वो ठीक है बेटा, आप बस घबराइए नहीं। मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, आप तैयार हो जाइए। लड़की बोली, पर मुझे नहाना नहीं आता, और क्या मैं प्रिटी लगूंगी? क्या वो सुंदर आंटी मुझे मेरी मॉम से मिलवाएंगी? मेड मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। वो लड़की को बाथरूम ले जाती है। उसके सारे गंदे कपड़े उतारकर उसे बिठा देती है। उसके बाल धीरे धीरे धोती है। लड़की चुपचाप बैठी रहती है। पानी की गर्माहट से उसे अच्छा लग रहा था। मन में बस एक ही ख्याल, क्या मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगी? नहाने के बाद मेड उसे सुंदर कपड़े पहनाती है। एक पिंक वाइट रिबन वाली फ्रॉक। उसके धुले बाल चमक रहे थे। उसका कोमल शरीर इतना खूबसूरत लग रहा था कि लगता था वो बड़ी होकर बहुत सुंदर बनेगी। मेड मुस्कुराई, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए, मैडम से मिल लीजिए। दोनों कॉरिडोर में चलते हुए एक बड़े दरवाजे तक पहुंचते हैं। मेड दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है, कमिंग। अंदर एक खूबसूरत आंटी बैठी थी। वो हल्का सा मुस्कुराती हैं, आओ, मेरे पास आओ। लड़की डरते डरते धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। आंटी पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, महिरा। आंटी मुस्कुराई, वाह, कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारे सुनहरे बालों की तरह। फिर आंटी ने पूछा, तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो? महिरा की आंखें चमक उठती हैं, हाँ, मैं मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मिलाएंगी? लेकिन आंटी का चेहरा अचानक बदल गया। वो बोली, पर तुम मिल नहीं सकती। महिरा चौंक गई, क्या, क्यों? आंटी बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ एक चोर है और किसी की हत्या करने की कोशिश भी की है। मैं तुम्हें ऐसे इंसान से क्यों मिलवाऊं? महिरा के दिमाग में जैसे कोई बम फट गया हो। वो कांपते हुए बोली, नहीं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं हो सकती। आपको गलतफहमी है, वो चोरी नहीं कर सकती। आंटी बोली, बेटा, आपके कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा। सब लोग उन्हें झूठा कहेंगे, आपको भी। महिरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ रो रही थी, अंदर ही अंदर टूटती हुई। तभी आंटी ने नरमी से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को सजा न दिला दूं? महिरा ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि उन्हें सजा न मिले। आंटी धीरे धीरे महिरा के बालों पर हाथ फेरती है, फिर कोमलता से एक कैंची उठाती है और बिना कुछ बोले महिरा के लंबे बाल एक झटके में काट देती है, एक लड़के जैसी कटिंग में। फिर ठंडी आवाज में कहती है, अब वही करो जो मैं कहती हूँ, समझ गई? महिरा सदमे में चली जाती है। उसके बालों की हमेशा उसकी माँ तारीफ करती थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी क्या क्या होने वाला है। और यही चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3। महिरा अपने बेडरूम में बैठी थी। उसके फ्रेशली कटे हुए बाल कंधों पर गिर रहे थे और वो चुपचाप रो रही थी। कुछ ही पल पहले उसके साथ जो हुआ था, वो सोचकर ही वो और टूट जाती है। सब कुछ बदल चुका था। उसकी जिंदगी, उसका रूप, उसकी पहचान,
हम वापस उसी कमरे में चलते हैं जहां उसके बाल काटे जा रहे थे। महिरा रोती जा रही थी। तभी वो सुंदर सी आंटी धीमे स्वर में बोली, शांत हो जाओ माहिरा। फिर एक पल रुककर बोली, नहीं, अब तुम्हारा नाम माहिरा नहीं होगा, अब तुम मयंक हो। तुम एक लड़की नहीं, एक लड़के की तरह रहोगी। तुम 14 साल की हो। समझ सकती हो कि मैं क्या कह रही हूँ? महिरा कुछ समझ नहीं पाती। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंजती हैं। हम फिर लौटते हैं प्रेजेंट में। वो अब भी रो रही थी। तभी आंटी खाना लेकर आती हैं। वो उसके पास बैठकर कहती हैं, अब बस करो, कितना रोओगी? कुछ खा लोगी तभी आगे की बातें समझ सकोगी। महिरा धीरे से ऊपर देखती है। सामने रखा खाना इतना अच्छा था कि उसने आज तक वैसा नहीं देखा था। पर खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आंटी ने प्यार से कहा, खाओ, ताकत चाहिए आगे के सफर के लिए। महिरा छोटे छोटे कौर खाने लगती है। खाना खत्म होते ही आंटी एक बॉय आउटफिट लाती है, एक शर्ट, उसके ऊपर जैकेट और पैंट। वो कहती है, अब हमें निकलना है, प्लेन रेडी है, हम राजस्थान जा रहे हैं, घबराना मत, पहली बार प्लेन में बैठ रही हो, पता है। महिरा डरी हुई नजरों से आंटी को देखती है, फिर धीमे से कहती है, ठीक है, मैं नहीं घबराऊंगी। मन ही मन वो अपने आने वाले बदलाव को स्वीकार कर लेती है। उसे पता था, अगर उसे अपनी माँ को खोजना है तो यही रास्ता है, यही जगह है जहाँ उसे रहना होगा। वो हल्की सी मुस्कुराती है और उठ जाती है। प्लेन में दोस्तों, अब से मैं माहिरा को मयंक कहूंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। आंटी इस बार उसके पास नहीं थी, जैसे उसे अब खुद के दम पर सीखने देना चाहती हो। लगभग 2 घंटे बाद प्लेन लैंड होता है। बाहर निकलते ही मिहिर देखता है, यह कोई नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक प्राइवेट रॉयल एयरबेस था। कुछ देर बाद वहां एक शानदार लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकती है। मिहिर उसमें बैठता है। अंदर पहले से ही आंटी मौजूद थी। आंटी उसके पास बैठकर धीरे से बोली, अब से तुम मुझे मासा करोगी, और याद रखना, वहां सब रॉयल लोग हैं, बिहेव करना समझदारी से। मिहिर गर्दन झुकाकर यस कहता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। 2 घंटे बाद कार एक बहुत बड़े पैलेस के सामने रुकती है। पैलेस के बाहर हल्का फुल्का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत से लोग, बहुत सी चमक, सब रॉयल। तभी एक 17 साल का लड़का मयंक के सामने आकर खड़ा होता है। वो बिल्कुल मयंक जैसा दिख रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है और हल्का सा झुकता है और मयंक के कान में कहता है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे साथ सब शेयर करना, ठीक है? मयंक उसके चेहरे को देखता है। उसमें एक अजीब सा अपनापन था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और अब दोस्तों, आपका नया कैरेक्टर डिसी ध्रुव सिंह, मिहिर का बड़ा भाई, 17 साल का, रॉयल पर्सनालिटी और बिल्कुल मयंक जैसा दिखने वाला लड़का। ध्रुव मयंक का हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर ले जाता है। तभी मयंक कहता है, आपकी तबीयत कैसी है? वो उसे दिन आप बेहोश हो गए थे। ध्रुव उसे देखा है और कहता है, डोंट वरी, आई एम फाइन, और अपने भाई को देखकर स्माइल करने लगता है। रॉयल बॉयज ग्रुप। अंदर एक हॉल में 4-5 लड़के बैठे थे। सबकी पोशाक रॉयल, कुर्ते, पायजामे, रिच एम्ब्रॉयडरी, सबकी उम्र करीब 17 साल। ध्रुव कहता है, दोस्तों मिलिए, यह मेरा भाई है मिहिर सिंह। मयंक झुककर सबको नमस्ते करता है और राजस्थानी अंदाज में खम्मा घनी। सब खुश होते हैं। एक कुर्सी खाली थी। ध्रुव वहां बैठता है और पूछता है, आरव कहाँ है? एक लड़का हंसकर कहता है, अरे उसे हंटिंग पसंद है, पिछले वाले जंगल में निशाने लगा रहा होगा। ध्रुव, चलिए मिलवाता हूँ अपने दोस्त से। झड़ता वृक्ष हंटिंग ग्राउंड। ध्रुव मिहिर का हाथ पकड़कर पीछे वाले विशाल मैदान की ओर ले जाता है। 10 मिनट चलने के बाद जंगल जैसा इलाका आता है। तभी धाना आओ, तेज गनशॉट की आवाज। मिहिर डरकर अपने कान पकड़ लेता है। ध्रुव हंसकर कहता है, डर मत, चलो। सामने खड़ा एक लड़का, ब्लैक जैकेट में, 17 साल का, हद से ज्यादा आकर्षक, बेहद हैंडसम। उसके हाथ में गन थी और वो दूर रखे टारगेट पर एकदम परफेक्ट निशाना लगा रहा था, प्रोफेशनल की तरह। ध्रुव चिल्लाता है, आरव। लड़का मुड़ता है। मजबूत पर्सनालिटी, गहरी आंखें। दोस्तों, ये है स्टोरी का मेन हीरो, आरव राठौर। वो पहले ध्रुव को देखता है, फिर उसके पास खड़े कमजोर पतले मयंक को, जैसे उसकी आंखें मयंक को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। मयंक झुककर कहता है, खम्मा घनी। आरव हल्का सा सिर हिलाकर उसका अभिवादन स्वीकार करता है।
वो कहता है, लगता है मेरी बंदूक की आवाज से डर गए, और मुस्कुराता है। मयंक हल्का घबरा जाता है। आरव अपनी गुण उसे देते हुए कहता है, इसे पकड़ो और ऐसे निशाना लगाओ। मयंक घबराकर अपने भाई को देखा है। ध्रुव उसे स्माइल करके देख रहा था। फिर मयंक हिचकिचाते हुए गन पकड़ता है, पर वो हैवी थी, हाथ कांप रहे थे। तभी आरव झुककर उसके कंधे पकड़कर धीरे धीरे उसे समझाता है, रिलैक्स, ऐसे पकड़ो। मयंक उसका स्पर्श महसूस कर घबरा जाता है। गन हिलती है और एक छोटी सी चोट लग जाती है आरव के हाथ में। मयंक डर जाता है और रोने लगता है। माफ कर दीजिए, मुझसे हो गया। ध्रुव आगे बढ़कर आरव से कहता है, सॉरी यार, मेरे भाई से गलती से हो गया। मयंक तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और आरव के हाथ में बांध देता है। खून बहने नहीं देना चाहिए। उसी वक्त आरव के पर्सनल गार्ड दौड़कर आते हैं। सर को चोट लगी थी, हल्की सही, पर पैलेस में हंगामा होना ही था। सब आरव को लेकर अंदर चले जाते हैं। मयंक घबराकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और दोस्तों, यही चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 4, एक शांत कमरा, और अचानक चटाक की तेज आवाज गूंजती है। मेज के पास खड़ी थी वही खूबसूरत आंटी नंदिनी, और जमीन पर बैठा गाल थामे कांप रहा था मयंक। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और आंसू भी। नंदिनी गुस्से में सख्त आवाज में बोलती है, जरा सा उंगली क्या पकड़ी, तुम तो अपनी हैसियत ही भूल बैठे। पता है तुम्हारी गलती से क्या हो सकता था? आरव की चोट से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। याद रखना, यहाँ हर कदम संभल कर चलना पड़ता है। अपनी औकात में रहो, समझे? मयंक चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। नंदिनी झुंझलाहट में खिड़की की ओर चली जाती है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन दरवाजे के ठीक पीछे कोई और खड़ा था, वही आरव राठौर। उसने सारी बातें सुन ली थी। हल्के से ठंडी सांस भरता है और मन में सोचता है, सौतेलों के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। वो जाने के लिए मुड़ता है, तभी तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और मयंक भागता हुआ बाहर निकलता है, अपने गालों पर हाथ रखे, आंखें भरी हुई। आरव तुरंत उसे रोकता है, धीरे से झुककर कहता है, रुको। वो अपनी जेब से एक छोटा सा आइस पैक निकालता है और कोमलता से मयंक के गाल पर रख देता है। ठंडक लगते ही मिहिर सिसक पड़ता है। आरव बहुत नरमी से बोलता है, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। आने वाली हर मुश्किल का सामना कर लोगे, मुझे भरोसा है। ये कहकर आरव हल्की मुस्कान देता है और ठंडी रेगिस्तानी हवा में धीरे धीरे चलता हुआ वहां चला जाता है। रात बीतती है और अगला दिन आता है। महल अब खाली हो चुका था, बस घरवाले ही भीतर थे। दोपहर को एक लग्जरी कार महल के दरवाजे पर रुकती है। नंदिनी बाहर आती है, जैसे किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रही हो। एक आदमी कार से उतरता है। नंदिनी उसके हाथ में आरती की थाली रखती है, धीरे से आरती उतारती है, फिर चंदन लगाकर मुड़ जाती है। वो आदमी हल्की मुस्कान देता है, नंदिनी का हाथ थामने की कोशिश करता है, पर वो झटके से हाथ छुड़ाकर भीतर चली जाती है। आदमी भी गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ता है। कुछ देर बाद वो चुपचाप एक कमरे का दरवाजा खोलता है, जहां मयंक किताब लिए बैठा पढ़ रहा था। दरवाजा खुलता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। आदमी झुककर बहुत प्यार से हाथ फैलाता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहोगे? मयंक अचानक रो पड़ता है, किताब फेंक कर दौड़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। पापा! आदमी भी रो पड़ता है। अब कहानी परिवार की सच्चाई दिखाती है। ये था सिंह रॉयल खानदान। नंदिनी 40 वर्ष, पति राजवीर सिंह 45 वर्ष, बेटा ध्रुव सिंह 17 वर्ष और अब नया बेटा मयंक 14 वर्ष। राजवीर फैमिली रिच थे और रॉयल 17वें स्थान पर आती थी और आरव की फैमिली का स्थान सर्वप्रथम था अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए। नंदिनी ने माहिरा को मयंक बनने को कहा, आगे और कंफ्यूजन आपका दूर होगा। रात का दृश्य, डिनर टेबल पर सब बैठे थे, हर कोई तमीज से खाना खा रहा था। मयंक चुपचाप बैठा था, जैसे हमेशा रहता है। तभी खांसने की आवाज और अचानक ध्रुव के मुंह से खून निकलने लगता है। सब घबरा उठते हैं, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है, इलाज लंबा चलेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। नंदिनी टूट जाती है, रोते हुए पति से लिपटती है, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर कहता है,
उन्हें इलाज के लिए दूर पहाड़ों में कैलाश के एक मशहूर वैद्य के पास भेजना ही होगा। उपचार लंबा होगा और लगभग 2 साल भी लग सकते थे। तभी नंदिनी कहती कि मेरा बेटा वहां जाएगा। कुछ दिन बाद प्राइवेट जेट में नंदिनी और राजवीर आपस में बहस कर रहे थे। राजवीर बोलते हैं, तुमने एक लड़की को लड़का बनाने की क्या जरूरत थी? नंदिनी ठंडे स्वर में, क्योंकि लड़की रख लेते तो हमारी पोजीशन गिर जाती। एक बेटा चाहिए था, एक उत्तराधिकारी। मयंक बस एक छाया है, स्थिति का सहारा। कुछ समय बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। राजवीर अपना माथा पकड़ लेते हैं। नंदिनी रोते हुए कहती है कि क्या आप भूल गए उसकी माँ ने क्या किया था हमारे बेटे के साथ? राजवीर लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं उसकी माँ से नफरत करता हूँ, पर मैं उसकी सजा अपने बेटे को नहीं दे सकता हूँ। फिर नंदिनी गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और 4 साल बाद महल का एक खूबसूरत आंगन, बीच में बड़ा स्विमिंग पूल, जिसके आगे तालाब जैसा प्राकृतिक जंगली माहौल। स्विमिंग पूल के अंदर एक आकर्षक 18 साल का लड़का, हल्की शर्ट और पतली पैंट पहने हुए, घुटनों को मोड़कर शांत सा से पानी के अंदर था। तभी एक नौकरानी दौड़कर आती है। छोटे साहब, आप यहाँ कहाँ गायब हो गए? और अचानक स्विमिंग पूल के पानी से एक चेहरा बाहर आता है, कमजोर, दुबला पतला, गोरा सा लड़का। और कहानी यही रुकती है। चैप्टर 5, बदलाव की दहलीज। तालाब के ठंडे पानी में एक गोरा, पतला और नाजुक बाहों वाला लड़का घुटनों को मोड़कर बैठा था। हल्की धूप पानी पर पड़कर उसके सुनहरे कंधों तक आते बालों को चमका रही थी। वो बार बार पानी में डुबकी लगाता, जैसे यही जगह उसकी सबसे पसंदीदा दुनिया हो। तभी बाहर से किसी ने पुकारा, छोटे साहब, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, आपका समय हो गया है। पानी में हलचल हुई। पल भर में वही लड़का पानी से बाहर निकला, सांस लेते हुए, बालों से पानी टपकते हुए। वो बेहद आकर्षक था, इतना कि कोई भी देखते रह जाए। वो शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, दीदी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? मैं तो यही था, आप जानती है ना, इस समय मैं हमेशा तालाब के पास रहता हूँ। दीदी हल्का सा मुस्कुराई, हाँ पता है, पर आज आपका दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, देर मत कीजिए। वो अपने बाल तौलिए से पोंछता हुआ पैलेस की ओर बढ़ा। जैसे ही अंदर आया, उसने गौर किया कि तमाम मैड्स और स्टाफ उसे ध्यान से देख रहे थे। वो मन ही मन बुदबुदाया, हाय भगवान, इन नजरों से मैं बहुत पहले ही थक चुका हूँ। पीछे से दीदी बोली, साहब, आप आज इतने हैंडसम और सुंदर लग रहे हैं कि सबकी नजरें आप पर ही टिक गई हैं। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में तैयार होकर खड़ा था। तभी एक भारी मर्दाना आवाज आई, बेटा तैयार हो? मयंक तुरंत खड़ा हुआ, पापा, आपको आने में देर हो गई, मैं कब से इंतजार कर रहा था। राजवीर जी मुस्कुराए, माफ करना बेटा, थोड़ा काम बढ़ गया था, लेकिन मुझे दिख रहा है कि तुमने सारी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कमरे में पड़े 4-5 बड़े बैग देखे। लगता है यूनिवर्सिटी जाने का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। मयंक की आंखें चमक उठी, हाँ पापा, मैं कब से यहाँ बंद था। स्कूल की पढ़ाई भी यहीं हुई, अब नए दोस्त बनाने हैं, नई दुनिया देखनी है। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, पहली बार घर से दूर जा रहे हो, ख्याल रखना अपना। मैंने तुम्हारे कॉलेज के पास एक छोटा सा विला खरीद लिया है, तुम्हें पसंद आएगा। मयंक कहता है, पर पापा, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहना चाहता हूँ, प्लीज पापा माना मत करना। राजवीर जी कहते हैं, पर तुम लड़कों के साथ कैसे रह पाओगी? मयंक कहता है कि पापा, मैं सब संभाल लूंगी। राजवीर जी अपने बेटे बात मान लेते हैं। मयंक मुस्कुराया, थैंक यू पापा। फिर उसने पूछा, भैया कैसे हैं? राजवीर की मुस्कान गहरी हो गई, ठीक है, वो भी कुछ महीनों में उसी यूनिवर्सिटी में आएंगे जहां तुम जा रहे हो। उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं, पर मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ अस्पतालों में बंद न रहें, थोड़ा जिए भी। ये सुनकर मयंक सचमुच खुश हो गया। पापा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। वो उन्हें गले लगा लेता है। मयंक का एक छुपा सच, गले लगते वक्त उसका मन कहीं और चला गया। माँ, क्या आप सच में वही होंगी? क्या आप मुझे पहचानेंगी? एक अकेला आंसू उसकी आंख से निकल पड़ा। अगला दिन, रवाना होने का वक्त। मयंक तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा था। उसने एक डेविड हरी मिंट ग्रीन टी शर्ट पहनी थी, नीचे फुल पैंट, उसकी कलाई में वॉच चमक रही थी। बाल कोरियन स्टॉर्स जैसे ब्राउन टिंट में, बेहद स्मार्ट, बेहद खूबसूरत। वो खुद को देखकर मुस्कुराया। नया शहर, नई जिंदगी,
पैलेस के बाहर राजवीर और नंदिनी खड़े थे। मयंक ने उनके पैर छुए। नंदिनी तुरंत पीछे हट गई, चेहरे पर वही कठोरता। राजवीर ने उसे गले लगाया। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारे साथ राहुल रहेगा, मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी। मुझे तुम्हारी माँ के साथ एक काम के लिए देश से बाहर जाना है। मयंक ने सिर हिलाया। डोंट वरी बाबा साहब, मैं पूरी तरह संभल जाऊंगा। नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे खानदान की प्रतिष्ठा नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मर्यादा में रहकर ही काम करना, समझे? मयंक शांत स्वर में बोला, जी मैं ध्यान रखूंगा। वो कार में बैठ गया। 1 मुंबई की ओर उड़ान 1। एयरपोर्ट पहुंचा। सादा कपड़े, मास्क और हेडफोन। प्लेन टेक ऑफ हुआ और सिर्फ 2 घंटे बाद मयंक मुंबई में था। बाहर निकलते ही उस शहर की रोशनी, ऊंची बिल्डिंग्स और भागती सड़कें उसकी आंखों में चमक उठी। लग्जरी कार उसे लेने आई थी। ड्राइवर ने पूछा, साहब घर चले या शॉपिंग? मयंक हंसा, नहीं भैया, सीधा घर चलो, मैं थक गया हूँ। शॉपिंग तो राजस्थान में ही कर ली थी। कार चल पड़ी। खिड़की से बाहर झांकते हुए मयंक की आंखों में नई उम्मीदें चमक रही थी। ये शहर, ये सफर, ये नई शुरुआत, शायद मुझे मेरी माँ तक भी ले जाए। 1 चैप्टर एंड्स 1। चैप्टर 6। कुछ देर बाद मयंक की कार एक छोटे, सुंदर और प्यारे से घर के सामने आकर रुकती है। मयंक जैसे ही बाहर निकलता है, उसकी नज़र उस घर की खूबसूरती पर पड़ती है। उसे वो जगह पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ जाती है। ड्राइवर भी बाहर निकलता है और कार की डिक्की खोलकर छोटे साहब का बैग निकालता है। मयंक हल्के कदमों से घर की ओर बढ़ जाता है। अंदर प्रवेश करते ही उसे एहसास होता है कि घर बाहर से जितना प्यारा है, अंदर से उससे भी ज्यादा सुंदर और सुकून देने वाला है। तभी एक हेड सर्वेंट जैसा आदमी तुरंत उसके पास आता है और विनम्रता से बोलता है। सर, आपका स्वागत है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मयंक हल्की सी स्माइल देता है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इतने में वहाँ राहुल भी आ जाता है। हेड सर्वेंट दोबारा कहता है, सर, क्या मैं आपका डिनर लगा दूं? मयंक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ जरूर, आप डिनर लगाकर मेरे रूम में भेज दीजिए। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है और वो पीछे मुड़कर घर को देखता है। मैं आज यहीं रहूंगा और फिर परसों अपने कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा, पर कभी कभी यहाँ भी आता रहूंगा। हेड सर्वेंट मुस्कुराकर सिर हिलाता है। मयंक अपने कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर जाते ही वो सीधा बेड पर गिर पड़ता है। सफर की थकान इतनी थी कि लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मयंक जल्दी उठ गया था और पूरी तरह तैयार भी। फिर दूसरी तरफ मुंबई, भारत का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार और सबसे सपनों से भरा हुआ शहर, और वहीं पर बना देश का सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस कॉलेज। इस कॉलेज में सीट मिलना आसान नहीं था। सिर्फ 2% छात्र स्कॉलरशिप से आते थे, 5% अपने कनेक्शंस से, और बाकी कठिन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कॉलेज के गेट पर अचानक 4 लग्जरी कारें एक साथ रुकती हैं। सबसे आगे डार्क रेड स्पोर्ट्स कार। ड्राइवर सीट से उतरता है। आरव, ब्लैक गॉगल्स, शार्प जॉ लाइन, हल्की सी दाढ़ी, सिल्की, हल्के बिखरे हुए बाल और सफेद शर्ट का एक बटन खुला हुआ। पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां एक पल के लिए सांस रोक लेती हैं। आरव सिर्फ हैंडसम नहीं था, वो था परफेक्ट पैकेज। उसके साथ 2 लड़कियां और 2 लड़के उतरते हैं। महंगे कपड़े, महंगी खुशबू, महंगा एटीट्यूड, सभी की नजरें उन्हीं पर अटक जाती हैं। तीनों लड़कों के नाम। आरव सबसे अट्रैक्टिव, यश फ्लिटी और चुलबुला, वासु शांत पर स्मार्ट। दोनों लड़कियां बोल्ड, ग्लैमरस और एटीट्यूड से भरी हुई। ये पूरा ग्रुप था कैंपस रॉयल्स। रैगिंग की अनाउंसमेंट। कॉलेज ग्राउंड में अनाउंसमेंट्स गूंजती हैं। सभी फ्रेशर्स फौरन मैदान के इस तरफ आए। रैगिंग शुरू होने वाली है। सब डर जाते हैं, पर यहाँ रैगिंग को कोई नहीं रोकता, क्योंकि यह कॉलेज आरव का क्षेत्र था। उसका नाम ही काफी था। तभी दूर से एक स्पोर्ट्स बाइक की तेज आवाज आती है। सबकी नज़र वहीं घूम जाती है। बाइक सीधा पार्किंग में जाकर रुकती है। एक दुबला पतला लड़का उतरता है। उसने हेलमेट पहना है, चेहरा छिपा हुआ। एक सीनियर चिल्लाता है, यहाँ बाइक पार्क नहीं कर सकते, ये सीनियर्स की जगह है। लड़का धीरे धीरे हेलमेट उतारता है
और उसके साथ ही पूरे कैंपस की सांसें रुक जाती हैं। लंबे, मुलायम भूरे बाल, चेहरे पर हल्की पसीने की चमक, आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस। ये था मयंक। वो सीनियर की तरफ सीधे देखता है और कड़क आवाज में कहता है, जगह खरीद के रखी है क्या? जहां जगह मिलेगी वहीं लगाऊंगा। सीनियर स्टैचू बनकर खड़ा रह जाता है। मयंक अपनी बाइक लॉक करता है, बैग कंधे पर डालता है और आगे बढ़ जाता है, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। कई लड़कियां फुसफुसाती हैं, OMG, कौन है ये? कितना हैंडसम है। उसके शूज, ये तो पेरिस कलेक्शन है। बाल, पूरा के ड्रामा हीरो। मयंक फ्रेशर्स की लाइन में खड़ा होता है। सब लड़के उसे जेलसी और एडमिरेशन दोनों से देख रहे थे। लड़कियां तो उसे सीधा घूर ही रही थीं। बारी आती है, यश कहता है, वाह भाई, तू तो बहुत ही स्मार्ट है। गर्लफ्रेंड है? मयंक सीधे जवाब देता है, नहीं, कभी बनाई ही नहीं। यश हंस पड़ता है। उसी समय आरव, जो अब तक मोबाइल पर था, पहली बार नजर उठाता है और उसकी नज़र सीधी मयंक पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार क्यूरियोसिटी आती है। तभी उनके ग्रुप की लड़की दीक्षा नीचे उतरती है। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, वो मयंक के सामने खड़ी होकर कहती है, तो तुमने कभी किस भी नहीं किया? मयंक असहज हो जाता है। दीक्षा कहती है, तुम्हें आज के लिए एक टास्क मिलेगा, किसी एक लड़की को किस करना पड़ेगा। पूरी भीड़ ओह करती है। मयंक मन में डरता भी है, गुस्सा भी। वो लड़कियों को देखता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही क्यूट, सिंपल लड़की पर। मोटी ग्लासेस, ग्रीन कुर्ती, लंबे बाल, नर्वस सी एक्सप्रेशन। वो वही चुनता है। मयंक उसके सामने जाता है और धीरे से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं करूँगा तो ये लोग हंगामा करेंगे। लड़की घबरा जाती है। मयंक धीरे से सॉरी कहकर उसके गाल पर हल्का सा किस कर देता है। सब स्टन्ड। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो होठों पर करेगा, मगर उसने स्मार्ट मूव खेला। दिशा मुस्कुराकर कहती है, चालाक हो, चलो, तुम्हें छोड़ दिया। मयंक जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे यू। यह आवाज आरव की थी। मयंक मुड़कर देखता है। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें पहले कहीं देख चुका हूँ? मयंक सख्ती से कहता है, नहीं, और देख भी नहीं पाओगे। मयंक आगे बढ़ जाता है। आरव पहली बार किसी लड़के से इतनी बेपरवाही देखता है और हैरान रह जाता है। मयंक उस लड़की को ढूंढने जाता है जिसे उसने किस किया था। वो मिलती है, डरी हुई, घबराई हुई। मयंक कहता है, सॉरी, मैंने आपको किस किया, वो भी आपके बिना इजाजत के। वैसे तो मैं बहुत सीधा हूँ। और फिर स्माइल करने लगता है। लड़की हल्का मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। मयंक हाथ आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स, वो झिझकते हुए हाथ मिलाती है। हाँ, फ्रेंड्स। दोनों साथ में क्लास की तरफ बढ़ते हैं और पता चलता है दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, बिजनेस मैनेजमेंट। और इसी तरह मयंक की नई जिंदगी मुंबई में शुरू होती है। नई दोस्ती, नए चेहरे, नई चुनौतियां और सबसे बड़ा सवाल, क्या मयंक और आरव की ये पहली टक्कर आगे चलकर तूफान बनेगी? चैप्टर 7, मयंक और इच्छा फर्स्ट डे इन क्लासरूम। मुंबई के उस रॉयल बिजनेस कॉलेज में जैसे ही मयंक और इच्छा अंदर आए, उन्हें क्लासरूम पूरी तरह भरा हुआ मिला। हर सीट पर बच्चे बैठे थे, सब नए चेहरे, सब नए सपने। मयंक की नज़र सीधे आखिरी लाइन पर पड़ती है। वहाँ 2 खाली सीटें थीं। वो आगे बढ़ जाता है और इच्छा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे वहीं जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद मयंक धीरे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? इच्छा जरा झेप कर बोली, इच्छा। मयंक मुस्कुराया, अच्छा नाम है, मैं मयंक। लेकिन तभी इच्छा की नज़र क्लास की लड़कियों पर पड़ती है, जो लगातार मयंक को घूर रही थीं। वो धीरे से फुसफुसाती है, लड़कियां तो बहुत देख रही हैं तुम्हें। मयंक भी चारों तरफ नज़र घुमाता है। सच में, पूरी क्लास मयंक को ही देख रही थी। वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये सब फिर शुरू हो गया। मैं तो बस शांति चाहता हूँ। इच्छा हंस देती है, तुम्हारे बगल में बैठने से क्लासरूम की सारी लड़कियां मेरे से जल रही हैं। मयंक ये बात सुनकर स्माइल करता है। बेल बजती है। एक उम्रदराज, स्ट्रिक्ट लुकिंग प्रोफेसर क्लास में प्रवेश करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ। पूरी क्लास एक साथ, गुड मॉर्निंग सर। इंट्रोडक्शन शुरू होता है। एक एक करके सारे बच्चे खड़े होकर अपना नाम बताते हैं।
फिर बारी आती है मयंक की। वो खड़ा होकर बेहद सधे हुए अंदाज में कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। नाइस टू मीट यू ऑल। और मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। क्लास में हल्की हल्की फुसफुसाहट होती है, पर वो शांत बैठ जाता है। इच्छा उसकी बिंदास आदत देखकर मुस्कुरा देती है। क्लास छूटती है। मयंक और इच्छा बाहर निकलने ही वाले थे कि लगभग 5-6 लड़कियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे आगे वही लड़की थी जिसने क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वो हल्का झुककर फ्लिटी टोन में बोली, हाय हैंडसम, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? मयंक को बेहद अजीब लगता है। वो तुरंत बोल देता है, माफ करना, मुझे नंबर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़कियां हक्का बक्का रह जाती हैं और वो लड़कियों को इग्नोर करके कैंटीन की तरफ निकल जाता है। पीछे से वही क्रॉप टॉप वाली लड़की गुस्से में बड़बड़ाती है, देख लेना, तुम एक दिन मेरे ही बनोगे। कैंटीन में भारी भीड़ थी। मयंक ने इच्छा से कहा, तुम टेबल पकड़ो, मैं खाना लेकर आता हूँ। तुम क्या लोगी? इच्छा, एक वेज सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी। कुछ ही देर में दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। इसी दौरान कैंटीन में अचानक हलचल मच जाती है। गेट पर वही 5 लोग दाखिल होते हैं, आरव, यश, वासु और उनकी 2 गर्लफ्रेंडर्स। मयंक खाना खाते खाते सिर उठाता है। बस एक पल के लिए आरव को देखता है, फिर नज़र हटा लेता है। इच्छा फुसफुसाती है, इन लोगों को कभी लाइन में लगना नहीं पड़ता, सब इनके लिए रिजर्व हैं। मयंक हल्की हंसी में कहता है, हाँ, इन्हें क्या पता किसी की स्ट्रगल क्या होती है। इच्छा थोड़ा घबराते हुए पूछता है, मयंक, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं क्लासरूम में, क्या इसके पीछे कुछ कारण है? मयंक फिर वो थोड़ा रुककर कहता है, वैसे मेरे बारे में ज़्यादा मत पूछना। इच्छा, फैमिली से मेरा ज़्यादा लगाव नहीं है, इसलिए बात नहीं करता। इच्छा उसका हाथ पकड़ लेती है, ओके, जब तक तुम्हें ठीक लगे तब तक मत बताना, मैं समझती हूँ। मयंक को पहली बार किसी ने इतनी समझदारी से ट्रीट किया था। वह हल्का मुस्कुरा देता है। पूरा दिन क्लासेस में निकल जाता है। शाम होते ही मयंक इच्छा को अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर ड्रॉप करता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। मयंक का घर। मयंक एक छोटे लेकिन बहुत ही एलिगेंट घर में पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, हेड सर्वेंट दौड़कर आता है, साहब, आपका पहला दिन कैसा गया कॉलेज में? मयंक कहता है, ठीक गया, और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम की तरफ जाता है। मयंक थके हुए लहजे में, आज खाना मेरे कमरे में भेज देना, मैं बहुत थक गया हूँ। सर्वेंट, जी सर। मयंक अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है, थका हुआ पर मन में एक अजीब सा सुकून लेकर, क्योंकि आज उसे कॉलेज में एक सच्ची दोस्त मिली थी। इच्छा। चैप्टर 8, हॉस्टल की पहली टक्कर। स्कूल की टेरेस पर 5 लोगों का ग्रुप बैठा था। चारों के हाथ में बियर के कैन थे। तभी उनमें से एक यश बियर की घूंट लेते हुए बोला, अरे आरव, तू सच में इस लास्ट ईयर कॉलेज के हॉस्टल में ही रुकेगा? आरव शांत होकर बोला, हाँ, मैं यहीं रुकूंगा। दूसरा लड़का हंसकर बोला, पर तेरे पास तो तेरा पर्सनल रूम है ना, वहाँ क्यों नहीं जाएगा? आरव हल्का सा मुस्कुराया, डैड चाहते हैं कि मैं थोड़ा दोस्तों के बीच रहूं, थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीऊं। तू तो जानता है ना मेरे डैड को। दोनों दोस्त हंस पड़े, फिर पांचों नीचे जाने लगे। आरव सबसे अलग हटकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की बिल्डिंग अलग अलग थी। लड़कों की बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़ा पर्सनल रूम था जो सिर्फ आरव के लिए था। आरव का मूड खराब था क्योंकि अब उसे एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट होना था और उसे अपने पास लोगों का रहना पसंद नहीं था। वो अकेला रहना चाहता था। चलते चलते वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं मेरा रूम पार्टनर कैसा होगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव मुड़ा। शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शनाया, जो बियर पी चुकी थी, लड़खड़ाती आवाज में बोली, आरव प्लीज सुनो। दोस्तों, सनाया वही है जो उस ग्रुप में थी। 3 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें दिशा और शनाया। और सनाया बचपन से आरव की दोस्त थी और शायद उससे कहीं ज्यादा चाहती भी थी। शनाया अचानक आरव की तरफ बढ़ी और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। आरव ने उसका चेहरा पीछे किया। शनाया, बिहेव करो, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। शनाया रोने सी आवाज में बोली, तुम कब समझोगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज। आरव को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। तभी शनाया अचानक बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। आरव ने उसे संभालते हुए धीरे से कहा, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता,
शनाया, तुम कब समझोगी? उसे उठाकर आरव ने अपने पर्सनल रूम में ले गया। उसे बेड पर सुलाया, कंबल ओढ़ाया, लाइट बंद की और बाहर आ गया। वो फिर टेरेस पर गया और चांद देखने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक धुंधली सी तस्वीर आई, एक लड़के की। आरव चौंक कर उठ बैठा। ये मेरे सपनों में क्यों आ रहा है? मैं उसे पहली बार मिला हूँ, फिर भी क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है? आरव खुद को समझाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो देर तक चांद देखता रहा। रात वहीं खत्म हुई। दूसरी तरफ मयंक सुबह जल्दी रेडी हो गया था। आज उसे कॉलेज के नए हॉस्टल में शिफ्ट होना था। उसकी लाइफ बाकी लोगों जैसी नहीं थी। ना दोस्त, ना बाहर की दुनिया, बस किताबें और बंद कमरा। लिए आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो जल्दी कॉलेज पहुंचा और हॉस्टल वार्डन को अपने डॉक्यूमेंट दिए। वार्डन ने देखकर कहा, रूम में फिलहाल तुम अकेले हो, शायद कल कोई और आएगा। मयंक मुस्कुराया और ऊपर चला गया। कमरा अच्छा था, साफ। 2 बेड, 2 अलमारी, 2 टेबल और अंदर बाथरूम। उसने रूम बंद किया और बोला, पहले नहा लेता हूँ। ऐसे ही उसने शर्ट उतारी। उसकी छाती पर बंधी पट्टी दिखी। वो एक लंबी सांस भरकर बोला, बार बार लड़का बनना मुश्किल है, पर लड़की रहूंगी तो यहाँ दिक्कतें बहुत होंगी, इसलिए सहना पड़ेगा। वो नहा कर निकला। ढीली टी शर्ट और लंबी पैंट पहनकर बाल झाड़ने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और तभी धप, वो किसी से टकरा गया। मयंक चौंक कर बोला, ये बीच में खंभा कहाँ से आ गया? आंखें खोली और सामने आरव था। वो घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव सख्त नजर से, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? ये मेरा भी रूम है। मयंक डर गया। आप मेरे रूम पार्टनर? आरव आंखें घूरते हुए, हाँ, कोई दिक्कत? मयंक तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अंदर अंदर सोच रहा था, हे भगवान, यही मेरा पार्टनर होना था। मुझे रूम बदलवाना चाहिए। वो वार्डन के पास जाने ही वाला था कि फर्श पर पानी था। उसका पैर फिसला। वो सीधे आरव पर गिरा और दोनों आरव के बेड पर जा गिरे। अगले ही पल उनके होंठ एक्सीडेंटली टच हो गए। दोनों की आंखें एकदम बड़ी। मयंक का दिमाग सुन्न, आरव का चेहरा हल्का सा लाल। दोनों कुछ सेकंड तक हिल ही नहीं पाए। फिर मयंक घबरा गया, सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था। आरव लेटा लेटा मयंक को अपनी कमर पर बैठे देख रहा था। दोनों के लिए ये बहुत अजीब पल था। आरव कुछ बोलता इससे पहले मयंक उछलकर बेड से नीचे आया और बोला, मैं जा रहा हूँ, आप रहिए। और वो भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने लंबी सांस ली, अपने होंठ छुए और मन में बोला, ये क्या कर दिया मैंने? आरव मुझसे नफरत करने लगेगा। और यही चैप्टर 8 खत्म होता है। चैप्टर 9। मयंक के जाने के बाद भी आरव पेट के बल लेटा हुआ ही रहता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, ये लड़का पूरा बेवकूफ़ है क्या? वो अपने होठों को छूता है और सोचता है, जब वो मुझसे टकराया था तब मेरी छाती से कुछ बहुत मुलायम सा लगा था। वो क्या था? क्या कुछ और था? वो क्या लड़कों की छाती भी बहुत सॉफ्ट होती है? शायद मेरा इल्यूजन था। ये गंदे गंदे ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? वो लंबी सांस लेकर उठकर बैठ जाता है और नीचे वार्डन के पास जाता है कि क्या उसका कमरा बदला जा सकता है, क्योंकि मयंक के साथ नहीं रहना था। और वहीं दूसरी तरफ मयंक पहले ही वार्डन के पास जा चुका था। वार्डन सख्ती से कहती है, नियमों के खिलाफ है, जब तक दोनों को दिक्कत न हो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने रूम पार्टनर को लेकर आओ, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। मयंक काफी देर से वार्डन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है, मयंक कुछ करना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो तुरंत वार्डन का एक हाथ पकड़ लेता है। वैसे मैडम, आपकी एज क्या होगी? वार्डन का पूरा मुंह लाल हो जाता है कि मयंक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग था। वार्डन शर्माते हुए कहती है 45। मयंक हैरान हो जाता है और कहता है, आपको देखकर लगता है कि आपकी उम्र 28 साल के हैं। आपका स्किन कितनी ज्यादा ग्लो है। वार्डन ये बात सुनकर एकदम शर्मा जाती है और अपने हाथों को देखने लगती है, वो हाथ जो मयंक पकड़ा था। और फिर मयंक कहता है, तो आपको लगता नहीं कि आप कितनी प्यारी हैं? तो आप इस प्यार से लड़के की मदद करना चाहिए। वार्डन तुरंत अपना हाथ हटाती और कहती है, बिल्कुल नहीं, और अपना लाल मुंह लेकर चली जाती है। मयंक हक्का बक्का खड़ा रह जाता है और अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, इस सुंदर चेहरे का पहली बार यूज किया, कुछ फायदा भी नहीं हुआ।
और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। जस्ट दीवार के पीछे अब सारी बातें सुन रहा था आरव और मन में कुछ सोचता है और स्माइल करके वहां से चला जाता है। मयंक मन मन में मुस्कुराते हुए नीचे कैंटीन की तरफ चल देता है। नाश्ते का समय खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे, इसलिए वो दौड़ता हुआ थाली ले लेता है। उसे याद आता है कि आरव अभी तक नहीं आया। चलो उसके लिए भी एक थाली ले लेता हूँ। आखिर मैं कितना दयालु हूँ। अपने आप की तारीफ करता हुआ वो ऊपर कमरे में चला जाता है। कमरा खाली था। वो दोनों थालियां मेज पर रख देता है और खुद खाने बैठने ही वाला था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। आरव बाहर आता है। उसके शरीर पर सिर्फ नीचे एक टॉवल बंधी हुई थी। उसकी 6 पैक बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। मयंक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। निवाला उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। इतना हैंडसम लड़का, मैं पागल हो जाऊंगा। आरव उसे घूर कर कहता है, मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाएगा। मयंक शर्माकर तुरंत खाना खाने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए भी थाली लाया हूँ। आरव हल्की मुस्कान के साथ थैंक्स बोलता है, कपड़े पहनता है और खाने बैठ जाता है। नाश्ते के बाद मयंक कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। आरव हल्के से सोचता है, ये बाथरूम में ही कपड़े बदलेगा, कमरे में क्यों नहीं, आखिर लड़का ही है। लेकिन फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद मयंक तैयार होकर बाहर आता है। उसने पिंक हुडी, जीन्स और हाथ में हल्की सी खुशबू वाला परफ्यूम लगाया था। आरव अनजाने में उसकी तरफ देखता है, फिर नजरें हटा लेता है। दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लासरूम में अभी कम ही लोग आए थे। मयंक पीछे की बेंच पर बैठते हैं। कुछ देर बाद इच्छा भी आ जाती है। इच्छा कहती है, मयंक कैसे हो? मयंक कहता है, मैं ठीक हूँ, बता कैसी है? इच्छा कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तेरा मुंह आज उतरा हुआ लग रहा है। मयंक कहते हैं, सच में? इच्छा कहते हैं, हाँ सच में, और कहता है ये सिर्फ उसे आरव की वजह से हुआ है। इच्छा सोचते हुए कहती है, आरव तो हमारे सीनियर है ना, उसकी वजह से क्यों? उनके ग्रुप ने तुझे दोबारा परेशान किया क्या? मयंक लंबी सांस लेता है और कहता है, नहीं यार, आरव मेरा रूम पार्टनर है। इच्छा चौंक जाती है, क्या वो हैंडसम सीनियर तुम्हारा रूम पार्टनर? मयंक चेहरा बनाता है, हैंडसम तो है पर बहुत इरिटेटिंग भी। इच्छा हंस देती है, इतना स्मार्ट लड़का और तुम्हें पसंद नहीं आता? अचानक एक क्यूट सा लड़का क्लास में आता है। नीली हुडी, जीन्स और मासूम सी मुस्कान। वो कहता है, हेलो, मैं कल नहीं आ पाया था, नोट्स मिल सकते हैं? इच्छा कुछ बोलती इससे पहले ही मयंक तुरंत नोट्स निकाल कर दे देता है। लड़का मुस्कुराकर कहता है, वैसे मेरा नाम प्रियांशु है। मयंक भी मुस्कुराता है, मैं मयंक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। प्रियांशु इच्छा से भी हाथ मिलाता है। हाय, मैं प्रियांशु। और मैं इच्छा, वो जवाब देती है। कुछ ही देर में तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कैंटीन में प्रियांशु एक्साइटमेंट में बोलता है, सुना है जल्द ही सीनियर हमारी फ्रेशर पार्टी रखने वाले हैं। इच्छा उछल पड़ती है, सच में, मुझे पार्टियां बहुत पसंद हैं। मयंक कहता है, तुझे इस बारे में कैसे पता चला? प्रियांशु स्माइल करता है और कहता है, कुछ कनेक्शन की वजह से मुझे पता चल गया। फिर स्माइल करता है। ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद तीनों अपने क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद फिर सीनियर्स आकर बताते हैं कि फ्रेशर पार्टी कल ही होगी और ड्रेस कोड भी बता देते हैं। तीनों बेहद उत्साहित हो जाते हैं और शाम को मॉल जाने की प्लानिंग करते हैं। मयंक का रूम। कॉलेज खत्म होते ही मयंक कमरे में जाता है और देखता है कि आरव नहीं है। वो चैन की सांस लेता है। थैंक गॉड, वो खड़ूस नहीं है यहाँ। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर मॉल के लिए निकल जाता है। चैप्टर 9 यही खत्म होता है। चैप्टर 10 लोकेशन सिटी हॉल वे मॉल, काल्पनिक नाम। मयंक लगभग आधे घंटे में मॉल पहुंच जाता है। उसकी नज़र चारों तरफ घूमती है कि इच्छा और प्रियांशु कहाँ हैं। तभी उसे दूर पार्किंग की ओर से आते हुए दोनों दिखाई देते हैं। वो हाथ हिलाकर बोलता है, ओह, तुम दोनों साथ में आ रहे हो? प्रियांशु हंसकर जवाब देता है, हाँ, मुझे इच्छा रास्ते में मिल गई तो साथ ही ले आया। तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल के अंदर जाते वक्त मयंक पूछता है, तुम दोनों बस से आए हो? प्रियांशु तुरंत कहता है, नहीं भाई, मैं तो कार से आया हूँ। मॉल बहुत बड़ा और चमकदार था। तीनों अलग अलग दुकानों की तरफ बढ़ जाते हैं। मयंक की शॉपिंग। मयंक शर्ट्स देखकर सोच रहा था, फ्रेशर पार्टी है, कुछ स्मार्ट और सिंपल चाहिए। कुछ देर बाद उसे एक नेवी ब्लू शर्ट पसंद आ जाती है।
उसके ऊपर वो एक सफ़ेद जैकेट भी ले लेता है। वो खुद को शीशे में देखता है और मुस्कुरा देता है। वाह, मैं तो कमाल लग रहा हूँ। वो इच्छा और प्रियांशु की तरफ जाता है। प्रियांशु बोलता है, मेरा तो हो गया भाई। मैं तो कब से इच्छा का इंतजार कर रहा हूँ। इसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही। मयंक हंसकर कहता है, लड़कियों को कपड़े चुनने में टाइम लगता है यार। तभी उसे याद आता है कि वो खुद भी लड़की है। वो मन ही मन माथा पकड़ लेता है। अरे यार, मैं क्या बोल गया। पूरी तरह लड़के की तरह सोच रहा हूँ और लड़कियों का बुराई कर रहा हूँ। मयंक कहता है, तेरी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। प्रियांशु कहता है, मेरी पसंद अच्छी ही रहता है। फिर दोनों जन एक दूसरे को हाथ मारते हैं, हंसने लगते हैं। आखिरकार इच्छा 2 ड्रेसेस लेकर बाहर आती है। दोनों वन पीस, दोनों खूबसूरत और दोनों में फर्क सिर्फ प्रिंट और रंग का। वो चिंतित होकर कहती है, कृपया मेरी मदद करो, मैं तय ही नहीं कर पा रही। प्रियांशु हाथ खड़े कर देता है, माफ करना, मुझे लड़कियों के कपड़ों की कोई समझ नहीं है, यू नो। मयंक दोनों ड्रेस को ध्यान से देखता है। वो कहता है, ये पहली वाली अच्छी है, पर तेरे स्किन टोन पर ये दूसरी ज्यादा फबेगी, यही ले ले। इच्छा उत्साहित हो जाती है, वाह, तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। तेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी तेरी चॉइस से कपड़ों की। प्रियांशु मजाक में पीछे से मयंक को पकड़कर कहता है, क्या बात है, लड़कियों के कपड़े चुनने में इतनी माहिर? पहले से प्रैक्टिस है क्या? कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी? मयंक घबराकर कंधा छुड़ाता है। अरे नहीं भाई, बस मेरा टैलेंट है, और तू हाथ हटाएगा क्या? तीनों जोर से हंस पड़ते हैं और शॉप से बाहर निकल आते हैं। अच्छा कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है यार। मयंक तुरंत बोल पड़ता है, चलो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। प्रियांशु हैरान, ओह, हम दोनों को? हाँ, क्यों नहीं। मयंक मुस्कुराता है। तीनों प्रियांशु की कार में बैठ जाते हैं। प्रियांशु पूछता है, किस होटल में चले? मयंक कहता है, कहीं साफ सुथरी जगह, अच्छा खाना मिले ऐसा। करीब 20 मिनट बाद वे एक लग्जरी होटल के बाहर पहुंचते हैं। होटल देखकर प्रियांशु हल्का सा डरता है, यार, ये थोड़ा महंगा लगता है। मयंक हंसकर कहता है, क्यों, क्या मैं गरीब लगता हूँ तुझे? मैं भी अच्छे परिवार से हूँ। प्रियांशु मुस्कुराता है, हाँ हाँ, पता है भाई, मैं बस पूछ रहा था। वे टेबल पर बैठते हैं। ऑर्डर करते समय प्रियांशु मेन्यू उठाकर पूछता है, क्या लोगे? मयंक बिना सोचे बोलता है, सबसे स्पाइसी चाउमीन, पिज्जा, सैंडविच और एक मैंगो लस्सी। प्रियांशु हंस पड़ता है, ओह, तू तो पूरा फूडी निकला। ऑर्डर दे दिया जाता है। अचानक मयंक की हालत बिगड़ती है। खाना आने ही वाला था कि मयंक अचानक अपनी सीट पर तड़प सा जाता है। वो पेट पकड़ता है। प्रियांशु चौंककर पूछता है, अरे क्या हुआ? ठीक हो? मयंक घबरा जाता है, बहुत बहुत तेज लगी है, बाथरूम अभी जाना है। इच्छा और प्रियांशु दोनों हंसने लगते हैं। इतनी देर से रोक रखा था क्या? मयंक शर्म से लाल होकर भागता है। वो अंदर घुसता है और देखता है कि वॉशरूम में अलग अलग केबिन बने हुए हैं। वो जल्दी से एक में चला जाता है। कुछ देर बाद वह राहत की सांस लेकर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही उसे अजीब सी हलचल दिखाई देती है, जैसे किसी ने बाहर हड़बड़ी में कदम बढ़ाए हों। अचानक उसके पीछे से एक लंबा, मस्कुलर लड़का तेजी से आता है। मयंक चौंककर पलटता ही है कि लड़का उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसको केबिन के अंदर ले जाता है। वो कुछ ना बोले इसलिए उसको मुंह को अपने हाथ से दबा देता है। मयंक एकदम घबरा गया था और अपनी आंखों को एकदम बड़ी कर देता है और उसे आदमी को देखने की कोशिश करता है जो उसका मुंह बंद किया था। वो देखता है कि वो आदमी मास्क लगाया था और वो आदमी के हाथ में एक गन भी था। वो आदमी भी मयंक को देखा है। मयंक को देखने के बाद उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो अपने मास्क को नीचे करता है, कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मयंक भी देख लेता कि वो और कोई नहीं आरव था। मयंक घबरा जाता है, पर हकलाते हुए कहते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। तभी आरव देवता है कि मयंक घबरा रहा है। आरव कहता है, रिलैक्स, मेरे पीछे कुछ आदमी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी उसे कदमों की ओर आवाज आती है। आरव को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है और मयंक का हाथ पकड़ के एक खिड़की के कांच को हटाता है और उसकी मदद से बाहर निकल जाता है। देखा कि मयंक तो आया ही नहीं। फिर वो वापस खिड़की के ऊपर चढ़ता है और कहता है, तुम चलोगे? उन्हें पता है
कि मैं यही आया हूँ, वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे। फिर मयंक घबराते हुए कहता है कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। आरव उसकी हाइट को देखा है और फिर एक लंबी सांस लेता है और वापस वॉशरूम के अंदर आता है और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मयंक घबराते हुए आरव को देख रहा था। फिर आरव तुरंत मयंक को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे खिड़की में बैठा देता है। कहता है कूद जाओ वहां पर। मयंक घबराया हुआ तो था। सिचुएशन को संभालते हुए वो कूद जाता है और फिर आरव भी खिड़की से बाहर कूद जाता है। आरव दिखाता है कि मयंक को चोट लग गया है। आरव उसकी मदद करता है उठने में। आरव कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलो मैं तुझे ले चलता हूँ। मयंक कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे फ्रेंड है अंदर। आरव कहता है कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, समझ में आया। और फिर आरव जबरदस्ती मयंक का हाथ पकड़ता है और अपनी कार की तरफ ले जाता है। मयंक समझ नहीं पता कि वो क्या करे, क्योंकि आरव उसे फिजिकली बहुत ताकतवर था। तभी वो अपना फ़ोन लेकर अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है और फिर आरव के साथ उसकी कार की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए डेली स्टोरी लेकर आ पाती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। दिल 1।